हेलो एवरीबॉडी, यू आर वेलकम जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी के सेल डिवीजन में हमने देखा था सेल साइकिल, और उसके बाद में माइटोसिस डिवीजन को हमने किया था। माइटोसिस के बारे में आपको बताया था। माइटोसिस से एक इम्पोर्टेंट ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंटल सेल 2n होती है और डॉटर सेल भी यहाँ पर 2n होती है। तो क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट रहते हैं डॉटर सेल में, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमेशा क्रोमोसोम में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं आता है, लेकिन सेल के नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते रहते हैं। माइटोसिस को डिस्कवर किया था यहाँ पर फ्लेमिंग ने। एनिमल सेल में फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था, और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने यहाँ डिस्कवर किया था। तो ये बात और किस प्रकार से क्रोमोसोमल जो चेंजेस होते हैं वो बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद में एम फेज का जो नेक्स्ट जो डिवीजन है उसे अपन कहेंगे मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसको सबसे पहले यहाँ डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, इसको डिस्कवर किया, और इसका नामकरण या इसकी लेबलिंग या इसका नाम दिया था एक दो साइंटिस्ट थे, फार्मर और मुरे। उन्होंने मियोसिस वर्ड है वो सबसे पहले दिया था। इन्होंने मियोसिस को समझाया कि मियोसिस क्या है। तो मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंटल सेल है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होती हैं उससे जो डॉटर सेल बनती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह जाती हैं। तो ऐसे डिवीजन को अपन रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ बात आपको खास बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल बनती है वो डॉटर सेल के नंबर है वो यहाँ 4 होती है। एक पेरेंटल सेल है तो उसे 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो ऐसे डिवीजन को अपन मियोसिस डिवीजन कहेंगे। इसके बाद में मियोसिस डिवीजन है कहाँ होता है, प्लेस क्या है मियोसिस डिवीजन का। तो मोस्ट ऑफ अपने जो गोनेडियल सेल है या गोनेड्स जो है एनिमल के केस में अपन देखें तो गोनेड ओवेरी होती है, गोनेड यहाँ टेस्टिज है। तो इसके अंदर जो जर्म सेल होती है उसमें मियोसिस होता है। बाकी अन्य सोमेटिक सेल के अंदर मियोसिस नहीं होता। सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस डिवीजन ही होता है। केवल जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है जिससे यहाँ गेमिट का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि गेमिट का फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है, तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा गेमिट फॉर्मेशन होते हैं। इसलिए गेमिट है वो ऑलवेज हैप्लॉइड रहते हैं, और दो डिफरेंट पेरेंट के हैप्लॉइड गेमिट है वो आपस में यहाँ फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, जिससे अपने को ये रहेगा कि आने वाली स्पीशीज है उसमें हमेशा क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं फ्यूजन होने के बाद भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसके साथ साथ में मियोसिस का डेवलपमेंट हुआ। तो एनिमल के इवोल्यूशन के बेस पे अपन देखें तो यहाँ पर सिंपल एनिमल टू कॉम्प्लेक्स एनिमल बना, तो रिप्रोडक्शन का टाइप चेंज हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आई, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां डेवलप हुआ वहां गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, और गेमिट जहां फॉर्मेशन हुआ तो वहां पर मियोसिस है वो डेवलप हुआ। मियोसिस है प्लांट सेल के अंदर भी होता है, मियोसिस है वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है। सिंपल मियोसिस है वो एल्गी के अंदर पाया जाता है, जहां पर जाइगोटिक टाइप का मियोसिस है, जाइगोट बनने के बाद में यह मियोसिस होता है। तो उसके बाद में जो यहाँ थैलस बनता है वो हैप्लॉइड टाइप का थैलस रहता है। इस प्रकार के अपन कह सकते हैं कि सिंपल मियोसिस से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई मियोसिस में, तो कॉम्प्लेक्स मियोसिस है वो बनता गया। तो ये एक जनरल अपन इंट्रोडक्टरी मियोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मियोसिस क्या है, आगे चलते हैं अपन मियोसिस के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा मियोसिस मैंने कहा कि फार्मर और मोरे ने मियोसिस का जो सबसे पहले वर्ड यूज किया, स्ट्रासबर्गर ने मियोसिस को डिस्कवर किया था। मियोसिस की स्टडी करने के लिए हम मियोसिस को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है मियोसिस फर्स्ट, और नंबर 2 इज मियोसिस सेकंड। या मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और मियोसिस सेकंड है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है, इसे अपन होमोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तो माइटोसिस जैसा ही है, इसमें कोई विशेष चेंजेस नहीं होता है, पर चेंजेस इतना ही है कि मियोसिस से जो डॉटर सेल बनती है, फर्स्ट से जो डॉटर सेल बनती है उसमें यहाँ कंटिन्यूस मियोसिस सेकंड हो जाता है, सेल साइकिल है वो नहीं आता है यहाँ पर। तो इस प्रकार का डिवीजन है वो मियोसिस सेकंड डिवीजन है। मियोसिस फर्स्ट है इसे सब फेजेज में डिवाइड करते हैं। तो सब फेजेज में यहाँ प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मियोसिस सेकंड है, इसे भी यहाँ पर सब फेज में भी डिवाइड करते हैं स्टडी की दृष्टि से। इसे प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड कहते हैं यहाँ पर। तो वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सीक्वेंसली ये यहाँ क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है 1 by 1, और उसके आगे इस प्रकार से चेंजेस होके और कंप्लीट डिवीजन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर
प्रोपेज बस्ट है वो सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है इसकी। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे जटिल फेज है वो मियोसिस की यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट की बात करें, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज है वो सबसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टेज है, यहाँ सबसे जटिल स्टेज है और लॉन्ग स्टेज भी है, यहाँ पर लंबी स्टेज भी है। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट को फिर यहाँ फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन सब फेजेज में। सब फेजेज कौन सी है यहाँ पर? फर्स्ट सब फेज है यहाँ लेप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पेकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है यहाँ पर डाइकाइनेसिस। इस टाइप से देयर आर 5 फर्दर डिवीजन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट में फिर रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, LZPDD के नाम से भी अपन शॉर्ट फॉर्म में इसे जान सकते हैं यहाँ। तो ये सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था है। यहाँ पर क्रोमोसोम में अनेक चेंजेस आते हैं। तो 1 बाई 1 अपन स्टेज की बात करें यहाँ, तो सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करें। लेप्टोटीन में क्या चेंजेस आता है? लेप्टोटीन स्टेज है, इस लेप्टोटीन में क्या परिवर्तन आता है? तो सबसे पहली स्टेज है ये लेप्टोटीन, जिसमें ये एक सेल बताई गई है जिसके इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्व में बताया डिवीजन होता है, तो इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ में संघनन होगा, कंडेंसेंस होगा। जैसे ही संघनन होता है तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, जिससे वाटर है वो बाहर निकलता है क्रोमेटिन पदार्थ से। वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकलेंगे तो इसमें ये थिकनेस यहाँ पर आती जाएगी और अगर मैं इस चीज को यहाँ बाहर निकालूं तो इस प्रकार से यहाँ थिकनेस जैसी आएगी तो इस प्रकार एक दागेनुमा रचना दिखाई देती है और इस दागेनुमा रचना के ऊपर छोटी छोटी ऐसी गोल संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। इन गोल संरचना को क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं और ये दागेनुमा क्रोमेटिन पदार्थ है वो यहाँ पैरेलल व्यवस्थित हो जाता है किसके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहाँ। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोतियों की माला के समान संरचना यहाँ पर बन जाती है। बीड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन पदार्थ है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ दिखाई देता है। ऐसी स्टेज को अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ऐसे है जैसे कोई गुलदस्ता या बुक्के जो होता है, बुक्के के रूप में ये व्यवस्थित होता है, इसलिए इसे बकेट अवस्था के नाम से भी जानते हैं, बुकेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं या बुक्के स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज जो फर्स्ट है उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि बुकेट अवस्था किस उप प्रावस्था में बनती है। तो लेप्टोटीन स्टेज के अंदर यहाँ बुक्के प्रावस्था का निर्माण होता है जिसमें बीड लाइक क्रोमेटिन पदार्थ यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसी प्रावस्था को अपन लेप्टोटीन प्रावस्था कहेंगे। इसके बाद में देखिएगा दूसरी प्रावस्था आती है जिसे अपन जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन में क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर जाइगोटीन में होते हैं? तो जाइगोटीन में क्रोमोसोम के अंदर और यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने से क्रोमोसोम और थिकनेस हो जाएंगे और थोड़े से अपने को स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है जाइगोटीन अवस्था। दूसरी जो अपन बात करें जाइगोटीन स्टेज, इस जाइगोटीन में क्रोमोसोम जो है इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सेल है उस सेल के अंदर क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है वो यहाँ पेरेंट के फादर के क्रोमोसोम है और साथ में 23 क्रोमोसोम है या मदर के क्रोमोसोम है। ऐसे क्रोमोसोम है जो 23 फादर और 23 मदर के क्रोमोसोम है, वो इन क्रोमोसोम को अपन होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये होमोलोगस या समजात गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र की अवस्था इस प्रकार से होती है। सिंपली मैं ये बताऊं, ये सेंट्रोमियर है, उस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ यहाँ क्रोमेटिड उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये है, ये क्रोमेटिड इस प्रकार से ये क्रोमेटिड यहाँ पर पाए जाते हैं, ये यहाँ पर क्रोमेटिड है। यहाँ ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक दूसरा यहाँ क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर एक क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है। तो कहने का मीनिंग है क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 2, क्रोमेटिड 3, क्रोमेटिड 4। तो ये प्रत्येक ये एक गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है। ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर मदर का हो सकता है, ये यहाँ पर फादर का क्रोमोसोम हो सकता है। तो ऐसे क्रोमोसोम जो मदर और फादर के जो सेम क्रोमोसोम है इसे अपन समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे की ओर गमन करके यहाँ पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग को अपन कहेंगे साइनेप्सिस की घटना कहेंगे।
अर्थात साइनेप्सिस की क्रिया यहाँ पर होता है। जब दोनों पास पास आके यहाँ स्थापित हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को अपन साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, SC या साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि साइनेप्सिस कब बनता है, तो साइनेप्सिस यहाँ जाइगोटिन अवस्था में बनती है। और साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो ये भी जाइगोटिन अवस्था में साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसमें दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, ऐसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर डाइड के नाम से जानते हैं। तो ये एक दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम में यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है और इसको अपन क्या है, डाइड कहते हैं। एक डाइड बनता है, इसमें यहाँ पर 4 भुजाएं होती है, इसलिए इसे टेट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एक डाइड में 4 भुजाएं रहती है, इसलिए इसको अपन टेट्रेड कहेंगे यहाँ पर। तो एक डाइड, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि एक डाइड या एक टेट्रेड में क्या पाया जाता है, तो एक डाइड के अंदर आप देखिए 2 सेंट्रोमियर, एक डाइड में सेंट्रोमियर नंबर 1, सेंट्रोमियर नंबर 2 या 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। और प्रत्येक क्रोमोसोम में यहाँ पर 2 भुजाएं होती है जिसे सिस्टर आर्म कहते हैं। तो यहाँ 4 क्रोमेटिड होते हैं। ये आपका नेट का क्वेश्चन यहाँ है, हायर क्लास में यहाँ पर पूछते हैं, एग्जाम में कंपटीशन में पूछते हैं कि एक डाइड या एक टेट्रेड में कि स्ट्रक्चर में क्रोमेटिड के नंबर कितने होते हैं या सेंट्रोमियर के नंबर कितने होते हैं। तो 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं और 4 यहाँ पर क्रोमेटिड यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ। तो ये एक मैंने एक डाइड बताया। इस प्रकार की कितने डाइड बनते हैं, तो अब आंसर आएगा आपका 23 पेयर क्रोमोसोम है तो 23 डाइड आपके ह्यूमन के केस में अंदर यहाँ सेल के अंदर बनेंगे। तो इस प्रकार की अवस्था को अपन जाइगोटिन प्रावस्था कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आगे चलते हैं तो पैकाइटिन प्रावस्था आती है। पैकाइटिन प्रावस्था आप देखिएगा तो तीसरी प्रावस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावस्था है। इस प्रावस्था में क्या होता है, जो डाइड या टेट्रेड बना था तो इसे डाइड या टेट्रेड में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे ही पास आते हैं, तो यहाँ पर पास आते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। यहाँ इतने पास में हो जाते हैं कि दोनों आर्म है, ये आर्म और ये आर्म है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था को अपन, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं कि इस प्रकार से ये क्रोमोसोम की आर्म है और ये दूसरी क्रोमोसोम की आर्म है, इसके बाद में ये दूसरा सेंट्रोमियर है और यहाँ पर ये दूसरी आर्म है और ये आर्म है। ये बहुत एक दूसरे के नजदीक आ जाती है और दोनों आर्म है। दोनों आर्म का मीनिंग यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसकी नॉन सिस्टर आर्म है, नॉन सिस्टर आर्म है। ये आर्म कहीं किसी स्थान से यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। जहां से ये कनेक्ट होती है वहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया जाता है या आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात एक क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम को, पेरेंटल है, एक फादर का क्रोमोसोम की आर्म है वो मदर क्रोमोसोम के आर्म के साथ में जैसे ही कांटेक्ट होती है तो फादर और मदर के क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज यहाँ पर किया जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो जहां होता है या आर्म में, किस आर्म में होता है, तो आंसर होगा हमेशा नॉन सिस्टर आर्म में होता है यहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है। तो ऐसी घटना को अपन कहेंगे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की घटना आपसे पूछते हैं कि किस उप प्रावस्था में होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पैकाइटिन अवस्था में, जो यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ कि ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, दोनों यहाँ पर कनेक्ट यहाँ दिखाई गई है। ये यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा दूर दिखाया गया है, एक्चुअल में बहुत पास में स्थित होती है, यहाँ दिखता नहीं है। सामान्य अवस्था में अपने को पता नहीं चलता कि दोनों आर्म कहीं से जुड़ी हुई है क्या, एक्चुअल में नॉन सिस्टर आर्म है वो कनेक्ट रहती है कहीं कहीं से। तो जहां कनेक्ट रहती है वहां पर क्रोमोसोम अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ऐसी घटना को अपन क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, आंसर होगा क्रोमेटिन अवस्था, क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन अवस्था में होता है। यहाँ पर दूसरा क्रोसिंग ओवर क्या है, कहाँ होता है, कैसी अवस्था में होता है, किन के बीच में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग यहाँ पर है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर आर्म में यहाँ पर होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा होमोलोगस
क्रोमोसोम नॉन सिस्टर आर्म, आपका ये ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ ऑप्शन में कई प्रकार के बनाए जाते हैं, होमोलोगस नॉन सिस्टर आर्म, नॉन होमोलोगस सिस्टर आर्म में, नॉन होमोलोगस नॉन सिस्टर आर्म में। तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, होमोलोगस नॉन सिस्टर आर्म इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर ही है। तो ये इसके लिए अवस्था डाली जाती है पैकाइटिन अवस्था। अब यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट अवस्था आती है डिप्लोटीन अवस्था। तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है यहाँ, तो जैसे ही यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो उसके बाद में इसमें रिपल्शन की क्रिया होती है। रिपल्शन का मीनिंग है इसके अंदर यहाँ पर है वो दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो दूर दूर जाते हैं। दूर दूर का यहाँ पर अर्थ है कि सपोज करो ये क्रोमोसोम था, इसका एक सेंट्रोमियर था, इसकी ये एक आर्म थी और यहाँ पर ये दूसरी आर्म है, ये दूसरी आर्म, इस प्रकार से आर्म है दूसरी आर्म। और इसी प्रकार ये दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस था, इसकी ये आर्म थी और ये आर्म इस प्रकार से ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट है और ये इधर कनेक्ट है और ये यहाँ पर दूसरी आर्म है। तो ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसकी ये नॉन सिस्टर आर्म है, यहाँ पर ये कनेक्ट दिखाई दे रही है। दोनों क्रोमोसोम है ये ऐसे दूर है, रिपल्स होते हैं, एक दूसरे की विपरीत कंडीशन में ऐसे गति करेंगे। तो जैसे गति करेंगे तो यहाँ पर नॉन सिस्टर आर्म में इनके बीच में एक लूप बन जाएगा, ऐसे इस टाइप का एक लूप। पहले ये इस प्रकार से चिपकी रहती है, फिर ऐसे एक लूप बन जाता है, जैसे ऊपरी और निचले हिस्से से यह जुड़े हुए दिखाई देंगे। जहां से ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं इस स्थान को अपन कहते हैं कियाजमेटा कहते हैं। तो कियाजमेटा सीन कर सकते हैं, कियाजमेटा देख सकते हैं कब, डिप्लोटीन अवस्था में। लेकिन ये माना गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है वो कियाजमेटा से ही होती है। कियाजमेटा वह स्थान है जहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कियाजमेटा बनते तो है पैकाइटिन अवस्था में और कियाजमेटा दिखाई देते हैं आपको कहां पर, डिप्लोटीन अवस्था में यहाँ पर दिखाई देते हैं। कब, जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करेंगे, एंटीपोलर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जिसके बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, जिससे यहाँ पर ये कियाजमेटा यहाँ दिखाई देंगे ये। तो इस प्रकार की अवस्था कियाजमेटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। कहने का मीनिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक से अधिक स्थान से आपस में जुड़ सकते हैं और एक से अधिक स्थान पर वहां पर जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी। तो इसे अपन कहते हैं कियाजमेटा फॉर्मेशन। कब कियाजमेटा कब दिखाई देंगे, डिप्लोटीन में। कियाजमेटा बनते कब है, तो यहाँ पर पैकाइटिन में। या इसके बाद में नेक्स्ट अवस्था आती है डाइकाइनेसिस अवस्था। डाइकाइनेसिस अवस्था लगभग ऐसी अवस्था है, इसमें क्या परिवर्तन आता है, तो थोड़े और लूप बड़े हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो परिवर्तन आता है वो यहाँ माइटोसिस जैसा परिवर्तन है। माइटोसिस की प्रोफेज की अंत में, लेट प्रोफेज में जो परिवर्तन आता है वो यहाँ डाइकाइनेसिस में आता है। लेट प्रोफेज में यहाँ क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, तो उन परिवर्तन की मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिएगा इस प्रावस्था के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाएगी। यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर दिखाया गया है, यहाँ ये दिखाया गया है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसके साथ में न्यूक्लियोलस है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगा और इसके साथ में अदर सेल ऑर्गेनल है, कोई भी सेल ऑर्गेनल है जैसे यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ER है, ये ER यहाँ पर डिसअपीयर होने लग जाते हैं यहाँ। तो ये सब यहाँ डिसअपीयर होने लग जाते हैं और यहाँ सेंट्रियोल है, ये दोनों विपरीत पोल की तरफ यहाँ चले जाते हैं यहाँ। तो ऐसे सभी परिवर्तन होते हैं वो डाइकाइनेसिस अवस्था में होते हैं, जो कि माइटोसिस की प्रोफेज, लेट प्रोफेज में जो परिवर्तन हो रहे थे वो सभी परिवर्तन यहाँ पर मियोसिस की डाइकाइनेसिस अवस्था में ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम में होने वाले ये परिवर्तन आप समझ गए होंगे। लेप्टोप्रोटीन में यहाँ बीड लाइक स्ट्रक्चर बुक्की अवस्था होती है, जाइगोटिक में साइनेप्सिस बनता है, टेट्रेड का निर्माण होता है, डाइड का निर्माण होता है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में यहाँ पर आपको कियाजमेटा दिखाई देता है। तो डाइकाइनेसिस में डिसअपीयरिंग ऑफ द मेनी सब्सटेंसेस लाइक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और अदर सेल ऑर्गेनल आर डिसअपीयर इन दिस स्टेज। तो ये सब चेंजेस यहाँ पर होंगे यहाँ। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, नेक्स्ट स्टेज को अपन कहेंगे यहाँ फिर जो क्रोमोसोम है वो अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अपन कहते हैं मेटाफेज अवस्था में। ये मेटाफेज अवस्था है। मेटाफेज अवस्था में सबसे पहला चेंजेस क्या आएगा, मेनी स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली डिसअपीयर लाइक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीटली डिसअपीयर। सेकंड चेंजेस आएगा यहाँ पर
कि जो भी सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर एक दूसरे के विपरीत पोल पर यहाँ पहुंच गए हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पोल पर यहाँ पर पहुंच गए, बीच में सेंटर के अंदर यहाँ पहुंच गए, एंटी पोल के ऊपर यहाँ पर स्थापित हो गए सेंट्रोमियर। तीसरा चेंजेस यहाँ पर आएगा कि स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है, लगभग स्पिंडल फाइबर्स है वो यहाँ पर बन गए हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण है, मैंने कहा एक प्रोटीन करती है, इस प्रोटीन को कहेंगे अपन ट्यूबुलिन प्रोटीन कहेंगे। स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में कई प्रकार के बनते हैं, जैसे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर एक स्पिंडल फाइबर है। दूसरा अपन कह सकते हैं यहां पर क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। तीसरा स्पिंडल फाइबर अपन कह सकते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो ये तीन प्रकार के स्पिंडल फाइबर यहां पर बनते हैं। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर के एक पोल से दूसरे पोल की तरफ कंटिन्यूअस हो। दूसरे वे स्पिंडल फाइबर जो यहां पर सेंट्रोमियर के साथ में कनेक्ट हो, सेंट्रोमियर को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे क्रोमोसोमल या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तीसरा या इंटरजोनल, बीच बीच में यह स्पिंडल फाइबर, इस प्रकार से ये बीच बीच में स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। और इंटरजोनल एक निश्चित एरिया तक रहते हैं, इसे अपन इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, इसका निर्माण है वो प्रोफेज स्टेज के अंदर हो जाता है। कंटिन्यूअस और क्रोमोसोमल का निर्माण प्रोफेज में हो जाता है। सेंट्रोमियर है वो जुड़ता है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के साथ में, और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है एनाफेज स्टेज में। आगे जब अपन चलेंगे तो एनाफेज स्टेज आएगी, वहां पर निर्माण होगा यहाँ इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का। ये तो ये बात आपके पास में आप समझे होंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो ये मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर लगभग पूरे बन जाते हैं इंटरजोनल को छोड़ के। यहां अब इसके बाद में जितने भी क्रोमोसोम है, यहाँ जो क्रोमोसोम थे डायड के रूप में उपस्थित थे, वो सभी क्रोमोसोम यहाँ सेंटर में यहाँ व्यवस्थित रहेंगे। तो यहाँ पर एक डायड था, ये प्रत्येक डायड यहाँ पर आके सेंटर में व्यवस्थित हो जाएगा और जुड़ जाएगा यहाँ स्पिंडल फाइबर के साथ। स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ने का काम है वो काइनेटोकोर करता है। इस प्रकार से एक प्लेट जैसी संरचना बन जाती है, इस प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। इसके बाद में मेटाफेजिक प्लेट के बाद में जैसी मेटाफेज स्टेज पूरी होती है तो एनाफेज फर्स्ट यहाँ पर आती है। मेटाफेज फर्स्ट के बाद में एनाफेज फर्स्ट आती है। एनाफेज फर्स्ट आएगी तो उसके अंदर यहाँ पर देखिएगा जो स्पिंडल फाइबर है, कौन सी क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर और कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, इन दोनों में प्रतिकर्षण यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो दोनों एंटी पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे एंटी पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये यहाँ बीच में से टूटने लग जाएंगे और इसके कारण जो डायड है वो अलग हो जाता है और आधे गुणसूत्र एक पोल की तरफ और रिमेनिंग हाफ क्रोमोसोम है वो दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से यहाँ क्रॉस या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। या एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इस पोल की तरफ और दूसरी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है वो इस पोल की तरफ चली जाती है। तो यहाँ आधे 23 क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल, ह्यूमन मेल और फीमेल, और 23 क्रोमोसोम यहाँ पर दूसरी साइड में यहाँ पर चले जाएंगे। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में यहाँ पर क्रोमेटिड के नंबर है वो 2 रहेंगे यहाँ एनाफेज में। मेटाफेज में ध्यान रखिएगा यहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्रोमेटिड है वो आधे आधे हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड की संख्या 2 रहेगी यहाँ। तो इस प्रकार से 23 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और दूसरे 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं। तो इस स्टेज को अपन एनाफेज कहेंगे। इसके बाद में तीसरी फेज आती है, यहाँ पर नेक्स्ट फेज आती है टीलोफेज से फर्स्ट टीलोफेज। जैसे टीलोफेज आएगी यहाँ तो टीलोफेज में यहाँ कंप्लीटली जो स्पिंडल फाइबर है वो ब्रेक हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर ब्रेक होते ही न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा यहाँ एक साइड में हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल एक साइड में हो जाएगा और आधा न्यूक्लियर मटेरियल एक साइड में हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल एक साइड में होगा तो यहाँ पर अब देखिएगा क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेटिन पदार्थ के अंदर और उसके चारों तरफ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया ये वापस अपीयर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी जिससे 2
दो हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा, एक हैप्लॉइड सेल यहाँ और एक हैप्लॉइड सेल यहाँ, जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और 23 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे। लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम में ध्यान रखना क्रोमेटिड की नंबर है वो यहाँ पर 2 होती है यहाँ। तो इस प्रकार से डॉटर सेल 2 बनती है। जैसे ही दोनों डॉटर सेल यहाँ पर बनती है, ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस डेवलप हो गया, तो इसमें तुरंत फिर यहाँ माइटोसिस से सेकेंड यहाँ जो माइटोसिस लाइक डिवीजन है मियोसिस सेकेंड, जो माइटोसिस लाइक है इसके अंदर यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड है, ठीक है, माइटोसिस की तरह प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड है, उससे पास आउट होगा। जैसे ही वह सेल है वो एनाफेज सेकेंड से पास आउट हो रही है, माइटोसिस जैसे ही है एनाफेज सेकेंड से पास आउट हो रही है, तो यहां पर सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर है यहाँ पर डिवाइड होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर 2 बन जाता है, जिससे जो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे, यहाँ पर कंडीशन आपकी ये इस प्रकार की कंडीशन थी, लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड होने के कारण यहाँ 2 सेंट्रोमियर बन गए। तो इस प्रकार एक सेंट्रोमियर से एक क्रोमेटिड यहाँ पर बाइंड रहेगा और इसी प्रकार इसके अंदर एक सेंट्रोमियर से एक क्रोमेटिड यहाँ पर बाइंड रहेगा। तो ये कनेक्शन इस प्रकार से बन जाता है। ये फिर धीरे धीरे आगे की अवस्था के अंदर एनाफेज सेकंड से जैसे टीलोफेज में आता है, तो फिर यहाँ पर देखिएगा ऐसे 23 क्रोमोसोम बन जाएंगे, 23 यहाँ बन जाएंगे, 23 यहाँ बन जाएंगे, 23 यहाँ बन जाएंगे और इस प्रकार से आपके पास में 4 सेल का निर्माण होगा। तो यहाँ डिवाइड हो गए, प्रत्येक सेल डिवाइड हो गए, यहाँ 2 सेल बनाएगी, 2 डॉटर सेल बनाएगी, ये डिवाइड हो गए, यहाँ 2 डॉटर सेल बनाएगी और सभी डॉटर सेल है वो हैप्लॉइड नेचर की होगी। तो इस प्रकार से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है माइटोसिस सेकेंड के अंत में, या मियोसिस सेकेंड के अंत में, जस्ट लाइक माइटोसिस ही है वर्ड है, इसलिए अपन माइटोसिस भी कह सकते हैं। तो ये मोस्टली गैमेट के अंदर होता है। तो गैमेट में स्पर्म का जैसे ही निर्माण होता है, तो स्पर्म में एक जब सेल डिवाइड करना प्रारंभ कर देती है तो 4 या स्पर्म का निर्माण करती है यहाँ। तो इस प्रकार से एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का निर्माण यहाँ पर होता है। ऐसे ही यहाँ ओवम का निर्माण होता है, तो ओवम के अंदर एक ओवम बनता है, 3 अन्य सेल बनती है जो डीजनरेट हो जाती है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो आगे अपन गैमेटोजेनेसिस के अंदर करेंगे, लेकिन होता मियोसिस के द्वारा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि मियोसिस से कंप्लीट होता है। इसके बाद में मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस इसकी है कि मियोसिस होता है तो गैमेट बनता है, गैमेट बनता है तो 2 हैप्लॉइड सेल बनती है, फिर इसके बाद में प्रोजेनी को बनाए रखने के लिए दोनों हैप्लॉइड सेल है यहाँ पर फ्यूजन होगी तो वापस ये 2n बन जाएगी, एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी और उस डिप्लॉइड सेल से या जाइगोट से पूरे एनिमल का निर्माण होता है। तो कहने का मैंने पूरे एनिमल की सेल में फिर यहाँ डिप्लॉइड सेल रहती है। तो एनिमल एक स्पीशीज के अंदर, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर क्या है, ये मियोसिस डिवीजन सहायक है। अदरवाइज ये क्या होता कि भिन्न भिन्न एनिमल में ऐसा नहीं होता, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ डिफरेंट होते हैं, किसी में 2n होता है, किसी में 3n होता है, किसी में 4n होता, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होती और किसी की हाइट अधिक होती, किसी की स्ट्रक्चर अलग होती और एक टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बन पाती। तो इसे अपन क्या है, पहला इंपॉर्टेंस ये। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जेनेटिक मटेरियल का अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं तो वेरिएशन उत्पन्न होती है, एनिमल के अंदर वेरिएशन उत्पन्न होती है और वेरिएशन है वो धीरे धीरे यदि यूजफुल है तो न्यू स्पीशीज बनाने में यहाँ हेल्पफुल है। तो कहने का मीनिंग इवोल्यूशन में ये मियोसिस अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि मियोसिस नहीं होता तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटी है वो शायद नहीं होती यहाँ, तो अपने न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन और हेल्पफुल इन द इवोल्यूशन यहाँ। और तीसरा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने से क्या है, नए कैरेक्टर है वो आने वाली प्रोजेनी में डेवलप होते हैं, जो कि हो सकता है कि पेरेंट से ज्यादा बेटर हो और पेरेंट उस एनवायरनमेंट में क्या है ज्यादा अच्छी तरह सर्वाइव करे। तो इस प्रकार से मियोसिस है वो एक यूजफुल डिवीजन है। तो ये बात आपके यहाँ अब समझ में आई होगी और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा हम प्रेरित होंगे और उतना ज्यादा अच्छा वीडियो बनेगा और आपके लिए भी फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है। तो दोनों के लिए एक सिम्बायोसिस रिलेशन बनेगा और सिम्बायोसिस रिलेशन हमेशा यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म और यूजफुल फॉर एनवायरमेंट। थैंक यू वेरी मच।